अब बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 दिसंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार की राजनीति में घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बिहार का सियासी पारा हाई हो रहा है। जब पिछले कई दिनों से खबरें सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार एनडीए से काफी नाराज चल रहे हैं और वे इंडिया गठबंधन का हाथ थाम सकते हैं। नीतीश ने तो इन अफवाहों पर चुप्पी नहीं तोड़ी, मगर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान ने राजनीति के गलियारों में सनसनी फैला दी है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि जेडीयू के 4 नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। जब 2 नेता पटना में और 2 नेता दिल्ली में बीजेपी के साथ बातचीत कर रहे हैं। जब दिल्ली में बैठे अमित शाह बिहार की सरकार चला रहे हैं। तेजस्वी यादव ने 2 टूक शब्दों में कहा कि बिहार की राजनीति बीजेपी की मुट्ठी में है। जब बिहार का मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि सीएमओ केंद्र सरकार चलाती है। जब तेजस्वी के इस बयान से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल हाल ही में मीडिया से बातचीत करने के दौरान जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बात समझिए, बिहार सरकार पर बीजेपी का पूरा कंट्रोल है। अमित शाह बिहार सरकार चला रहे हैं। जब जेडीयू के 4 नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, जब 2 दिल्ली और 2 पटना में हैं। तेजस्वी के इस बयान ने नीतीश और बीजेपी के रिश्तों पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। जब सम्राट चौधरी के प्रगति यात्रा में शामिल होने के राजनीतिक मायने समझे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जब पिछले सोमवार से बेतिया जिले से अपनी प्रगति यात्रा शुरू की थी, तब भाजपा या फिर एनडीए घटक दल के आधिकारिक तौर पर कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं था। जेडीयू नेता और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ही उनके साथ बेतिया और फिर मोतिहारी दोनों जगहों पर थे। तब ये कहा गया कि पूर्व में भी मुख्यमंत्री भी अपनी यात्रा में अकेले ही रहे हैं। वैसे भाजपा की एक महिला मंत्री एक जगह जरूर नजर आई थी। इस पर कहा गया कि समीक्षा बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया हाउस के एक कार्यक्रम में यह कहा था कि बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यह भाजपा और फिर जदयू मिलकर के तय करेगा। जदयू को इस बात पर हैरानी हुई क्योंकि पूर्व में जब एनडीए की समन्वय समिति की बैठक मुख्यमंत्री आवास में हुई थी, तब यह तय हो गया था कि विधानसभा का अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। दोस्तों बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री और एनडीए गठबंधन के सहयोगी जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के दर्जन भर नेता एनडीए के संपर्क में हैं, जल्द ही एनडीए के साथ आ सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एनडीए गठबंधन सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा है। कहीं किसी पार्टी के बीच मनमुटाव नहीं है। आप लोग अफवाह पर ध्यान न दें। वहीं पर तेजस्वी यादव के सवाल पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कुछ भी बयानबाजी करते रहते हैं। या वो कोई भविष्य वक्ता नहीं है, या उनका कोई जनाधार नहीं है। सीएम नीतीश कुमार बहुत अच्छे से बिहार चला रहे हैं। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव होना है, लेकिन अभी से ही अलग अलग सियासी पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रेशर पॉलिटिक्स वाली रणनीति शुरू कर दी है। वहीं पर चुनाव से पहले ऑफर देने का दौर भी शुरू हो चुका है। फिलहाल आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में आने का ऑफर दिया है। वहीं पर भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार को अपने बयान एक क्लियर मैसेज देने का भी काम किया है। जब भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार यदि इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं तो फिर उनका स्वागत है, लेकिन आरजेडी के कद्दावर नेता भाई वीरेंद्र ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि यदि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ भी आते हैं तो साल 2025 विधानसभा चुनाव में वे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जब बिहार की जनता ने तेजस्वी की ताजपोशी पहले ही कर दी है। जब अब नीतीश कुमार की उम्र अधिक हो गई है, वह तेजस्वी को आशीर्वाद देकर के चले जाएंगे। वहीं पर भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने और फिर इंडिया गठबंधन के साथ आने के संबंध में कहा कि नीतीश कुमार शुरू से ही समाजवादी नेता रहे हैं और यदि एनडीए गठबंधन में वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं तो फिर इंडिया गठबंधन के दरवाजे उनके लिए सदैव खुले हुए हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा कि राजनीति में कोई भी अस्थायी दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता है, परिस्थितियों के साथ समझौता किया जाता है। वहीं पर भाई वीरेंद्र ने बीपीएससी परीक्षा को लेकर के कहा कि बीपीएससी परीक्षार्थियों के साथ मारपीट की घटना काफी निंदनीय है।
दोस्तों दिल्ली में एनडीए के नेताओं ने एक बैठक बुधवार को की है, जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। जदयू, रालोसपा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर नेता भी इस बैठक में हिस्सा रहे। इस बैठक ने सियासी गलियारों में चर्चा तेज कर दी कि आखिर एनडीए के अंदर क्या चल रहा है और इस बैठक का एजेंडा क्या रहा। जब बैठक में शामिल हुए नेताओं से इस बारे में बात करने की भी कोशिश की गई, जब वहीं पर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के मंथन के कयास लगाए जा रहे हैं। जब बुधवार को दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा जदयू से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, रालोसपा की ओर से उपेंद्र कुशवाहा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, तेलुगु देशम से चंद्रबाबू नायडू समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। जब बंद कमरे में यह बैठक हुई है, लेकिन कोई भी दल ये बताने को तैयार नहीं हुआ है कि इस बैठक में हम क्या तय हुआ है। दोस्तों बिहार में आए दिन फैक्ट्रियां खोली जा रही है, जिससे रोजगार के कई अवसर राज्य में बनते दिख रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार में 2026 तक 9 नई एथेनॉल फैक्ट्रियां खुलने जा रही है, जिससे राज्य में यानी कि बिहार में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इन फैक्ट्रियों में से 13 करोड़ लीटर अतिरिक्त एथेनॉल का उत्पादन होगा, साथ ही 50,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा गन्ना और फिर मक्का की खेती करने वाले लगभग 20,000 किसानों को सीधे इसका फायदा होगा। जब बिहार में इन नई फैक्ट्रियों के खुलने से गन्ना उत्पादकों की चीनी मिलों पर निर्भरता कम हो जाएगी। नई फैक्ट्रियां राज्य के 8 जिलों में खुलेगी। आपको बता दें कि भागलपुर, बेगूसराय, कैमूर, मुजफ्फरपुर, बार, जमुई और वैशाली में एक, जबकि बक्सर में 2 स्थानों पर खोली जाएगी। जब भागलपुर और कैमूर में एथेनॉल का उत्पादन मार्च 2025 से शुरू होने की संभावना है। मिल रही जानकारी के अनुसार बिहार में 12 एथेनॉल फैक्ट्रियां काम कर रही है, जो कि 56 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन करती है। इनमें से 60% एथेनॉल दक्षिण भारत के राज्यों में भेजा जाता है। राज्य में एथेनॉल की स्टोरेज क्षमता केवल 15 करोड़ लीटर है, जो कुल उत्पादन के 1/3 से भी कम बताया जाता है। 2018 में बिहार में केवल 5 करोड़ 77 लाख लीटर एथेनॉल का उत्पादन होता था, जब पिछले 7 सालों में एथेनॉल उत्पादन में 10 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। जब बिहार में नई फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद गन्ना और फिर मक्का की खेती का क्षेत्रफल 13 लाख हेक्टेयर से बढ़कर के 17 लाख हेक्टेयर तक पहुंच सकता है। बिहार में गन्ना उत्पादन पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सिवान और फिर समस्तीपुर में क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। वहीं पर मक्का उत्पादन के प्रमुख जिले कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, मधेपुरा, खगड़िया, समस्तीपुर, अररिया और दरभंगा जिला शामिल है। दोस्तों बिहार शिक्षा विभाग ने हाल ही में शिक्षा कोष ऐप में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे अब शिक्षक फर्जी हाजिरी लगाने में सक्षम नहीं होंगे। ये कदम शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। अब शिक्षक केवल स्कूल के 500 मीटर के दायरे में रहकर ही अपनी हाजिरी लगा सकेंगे। जी हाँ, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि शिक्षक वास्तव में स्कूल में मौजूद हैं और शिक्षा के प्रति उनकी जिम्मेदारी का पालन कर रही है। अब सवाल होगा कि आखिर बदलाव क्या होगा। तो आपको बता दूं कि इस ऐप में अपडेट के बाद अब ये सुनिश्चित किया गया है कि शिक्षकों को अपनी हाजिरी केवल उस समय और फिर उस स्थान पर लगानी होगी जब और जहां वे स्कूल में मौजूद हों। ऐप में लोकेशन आधारित तकनीक को लागू किया गया है, जिसके तहत शिक्षक को अपनी हाजिरी स्कूल के 500 मीटर के दायरे में रहकर ही लगानी होगी। वहीं पर अगर शिक्षक फ्लाइट मोड में रहते हैं या फिर लोकेशन सर्विस को बंद कर देते हैं, तो फिर ऐप अपने आप लॉग आउट हो जाएगा और शिक्षक हाजिरी नहीं लगा पाएंगे। इस बदलाव से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा रहे हैं और फिर स्कूल में अपनी उपस्थिति को सही तरीके से दर्ज करवा रहे हैं। इस कदम का उद्देश्य शिक्षकों की जिम्मेदारी को बढ़ाना और फिर शिक्षण गुणवत्ता को सुधारना है। जब पिछले कुछ समय में ये रिपोर्ट सामने आई थी कि कुछ शिक्षक स्कूल में ना रहते हुए भी अपनी हाजिरी लगा देते थे, जिससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ता था, बल्कि बच्चों की पढ़ाई पर भी प्रभावित होती थी। इस तरह की गतिविधियों पर काबू पाने के लिए ये नया कदम उठाया गया है। दोस्तों नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संयुक्त राष्ट्र रत्न दिया जाना चाहिए। उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि भारत रत्न से काम नहीं चल पाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव जिंदगी भर ऐसा काम किया है कि उनको भारत रत्न नहीं बल्कि विश्व रत्न का पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चारा घोटाला, रेल घोटाला, नौकरी के लिए जमीन घोटाला किया है। ऐसे कार्यों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। विपक्ष से कहना है कि आप
आपको पुरस्कार यूएनओ से मिलेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की महिमा को विश्व भर में लालू जी ने पहुंचाया। या इनको देश का रत्न नहीं मिल सकता, इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ का रत्न मिलना चाहिए। जब उनके इस बयान के बाद माना जा रहा था कि राजद की तरफ से भी पलटवार होगा और फिर इसकी शुरुआत राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने की है। गिरिराज सिंह के बयान पर गुस्सा जाहिर करते हुए भाई वीरेंद्र ने कहा है कि भेड़ बकरी और फिर मुर्गा मछली खाने वाला व्यक्ति आज लालू पर उंगली उठा रहा है। गिरिराज सिंह को समझना होगा कि 7 जन्म लेकर भी वे लालू यादव की बराबरी नहीं कर सकते। लालू यादव का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। दोस्तों, अंतरजातीय विवाह योजना के तहत जातीय भेदभाव को खत्म करने और फिर सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए 2,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह योजना उन कपल्स के लिए है, उन लोगों के लिए जो अलग अलग जातियों से आते हैं और समाज में बदलाव लाने का साहसिक कदम उठाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि योजना का उद्देश्य क्या है, तो आपको बता दें कि अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े अक्सर परिवार और फिर समाज से समर्थन न मिलने के कारण आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं। 2013 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ऐसे जोड़ों को प्रोत्साहन देना और फिर समाज में समानता और फिर एकता को बढ़ावा देना है। यह योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य जातीय भेदभाव को समाप्त करना और फिर समाज में समानता और फिर एकता को बढ़ावा देना है। सरकार ऐसे कपल्स को प्रोत्साहित करती है जो कि सामाजिक बाधाओं को तोड़ करके अंतरजातीय विवाह करते हैं। जहाँ अंतरजातीय विवाह योजना एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। ये योजना न केवल कपल्स को आर्थिक सहायता देती है बल्कि उन्हें सामाजिक स्वीकृति और फिर समर्थन भी प्रदान करती है। दोस्तों, 5 सितंबर को पटना के बापू सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भजन रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जैसे ही गायिका देवी ने गाया तो फिर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इसका विरोध करने लगे। इसे लेकर के वे हंगामा करने लगे और मंच से जय श्री राम के नारे लगाने लगे, जिसके बाद गायिका देवी से बीजेपी नेताओं ने माफी मंगवाई। देवी ने जब माफी मांगी तब मामला शांत हुआ। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे भी मौजूद थे और जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम इस भजन का बीजेपी नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किए जाने पर आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि संघियों और भाजपाइयों को जय श्री राम जय सीताराम के नाम एवं नारे से शुरू से ही नफरत है, क्योंकि उसमें माता सीता का जयकारा है। ये लोग शुरू से ही महिला विरोधी है तथा जय श्री राम के नारे के साथ आधी आबादी महिलाओं का भी अपमान करते हैं। गायिका देवी ने कल कार्यक्रम में बापू के नाम पर निर्मित सभागार में बापू का भजन गा करके उसने सीताराम बोल दिया, तो फिर टुच्चे भाजपाइयों ने माइक पर उससे माफी मंगवाई तथा माता सीता के जय सीताराम के बजाय जय श्री राम के नारे लगवाए गए। ये संघी सीता माता सहित महिलाओं का अपमान क्यों करते हैं, ये कहना है लालू प्रसाद यादव का। दोस्तों, बिहार का शिक्षा महकमा अपने अजब गजब कारनामों के लिए सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर से शिक्षकों के लिए जारी एक अजीबोगरीब फरमान जारी हुआ है। इस बार शिक्षकों को आवारा कुत्तों से निपटने की जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले बिहार के शिक्षा विभाग को खुले में शौच करने वाले लोगों की फोटो लेने का फरमान जारी हुआ था। इतना ही नहीं, एक बार तो पियक्करों की निगरानी करने वाला फरमान भी जारी हुआ था। दरअसल शिक्षा विभाग के ताजा फरमान ने शिक्षकों को एक बार फिर से मुश्किलों में डाल दिया है। यह मुश्किल ये है कि विभाग के फरमान ने शिक्षकों को आवारा कुत्तों से निपटने का टास्क दे दिया है। हालांकि इसके बाद से शिक्षक काफी नाराज हैं कि आखिर ये बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर कुत्तों को भगाएंगे। जब विभाग ने सभी जिलों के निजी और फिर सरकारी स्कूल को पत्र लिख करके फरमान जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आवारा कुत्तों से सुरक्षा के उपाय में लगा दिया जाए। जब पत्र में इस बात का निर्देश जारी कर दिया गया है कि स्कूल प्रबंधक इस बात का ख्याल रखें कि कुत्ते स्कूल के आसपास ना भटकें और स्कूल कैंपस में कुत्ते आकर के ना बैठें। जारी सरकारी फरमान में स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि आवारा कुत्तों को स्कूल से दूर रखना सुनिश्चित करें। साथ ही विद्यालय परिसर में ऐसी कोई भी जगह न बनने दें जहां पर कुत्ते आकर के बैठते हों। जब बिहार के वैशाली में सभी स्कूलों को जारी आदेश में जिले के शिक्षा महकमे के बड़े अधिकारियों ने आदेश जारी करने का संदर्भ भी बताया है। पत्र में बताया गया है कि बिहार के शिक्षा विभाग को भारत सरकार के पशुपालन विभाग से स्कूलों से बच्चों का कुत्ता से सुरक्षा का निर्देश मिला। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिना अस्थायी डॉक्टरों से नर्सिंग होम चल रहे हैं। ये नर्सिंग होम
ऑन कॉल डॉक्टरों से काम करवा रहे हैं, जब बुलावे के डॉक्टरों के सहारे गंभीर मरीजों का इलाज किया जाता है। इस पर कार्रवाई करते हुए जिले के लगभग 100 निजी नर्सिंग होम का रिन्यूअल रोक दिया गया है। जहाँ स्वास्थ्य विभाग की जांच में कई अस्पतालों के पास नियमित डॉक्टर नहीं पाए गए हैं। जांच में ऑन कॉल डॉक्टर पर चलने वाले निजी नर्सिंग होम के रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठ रहे हैं। जहां सीएस डॉक्टर अजय कुमार का कहना है कि सिर्फ नियमित डॉक्टरों वाले नर्सिंग होम का ही रिन्यूअल किया जा रहा है। जहां मुजफ्फरपुर में 300 से अधिक निजी अस्पताल स्वास्थ्य विभाग से रजिस्टर्ड हैं। हालांकि बिना निबंधन वाले यानी कि रजिस्टर वाले भी सैकड़ों निजी अस्पताल शहर से गाँव तक चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की जाँच में कई निजी अस्पतालों का प्रदूषण सर्टिफिकेट भी फेल मिला है। बीते दिनों जिला स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे 289 निजी स्वास्थ्य संस्थानों को नोटिस भी भेजा है। दोस्तों, बीपीएससी ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका है जो कि पुलिस सेवा में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आपको बता दूं कि इस भर्ती के तहत कुल 305 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 17 जनवरी 2024 तक और 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बीपीएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि 14 दिसंबर 2024 को प्रकाशित हुआ था। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को 12वीं कक्षा यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए। दोस्तों, बिहार में मछली पालन से जुड़े लोगों को आमदनी का एक और विकल्प मिलने जा रहा है। बिहार के भागलपुर में मछली से तेल निकालने की तैयारी चल रही है। जब मछली का तेल भागलपुर के सनहोल में मछली से तेल के उत्पादन की तैयारी की जा रही है। सनहोला में ड्राई फिश को रोलिंग मिल में डाल करके तेल निकाला जाएगा। जहां भागलपुर में उत्पादित इस तेल में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा जानने के लिए कोची स्थित सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के लैब को सैंपल भेजा गया है। साथ ही कॉलेज ऑफ किशनगंज की लैब में भी इस पर शोध चल रहा है यानी कि रिसर्च चल रहा है। जहां अगले 1 माह के अंदर दोनों जगहों से सैंपल की रिपोर्ट आने की उम्मीद है। जब मछली के तेल को लेकर के कहा जा रहा है कि इस तेल से तेल ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इस तेल में ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। इसके साथ मछली का तेल हृदय को यानी कि दिल को भी सुरक्षा प्रदान करता है। आयुर्वेद के साथ साथ एलोपैथ की दवाओं में भी इसका बड़े पैमाने पर उपयोग होता रहा है। जब बिहार में इसके उत्पादन से दवाओं के निर्माण में इसकी अधिकतम खपत होती है। बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर के बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। विपक्षी दल के नेता इसे लेकर के सरकार को घेरने में जुट गए हैं। इस बीच राजद के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी छात्रों पर लाठीचार्ज को गलत बताया है। जब पत्रकारों ने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से सवाल किया, तब उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए, गलत बात है। बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय घेराव करने पहुंचे थे, जहां पर पुलिस ने उनके ऊपर बल प्रयोग किया। लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी बुरी तरीके से घायल हो गए थे, जहां कईयों को गंभीर चोट आई। जहां छात्रों की मांग थी कि परीक्षा को लेकर के जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उनका समाधान किया जाए। जो छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें दौरा करके पीटा है। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के एक बयान के बाद अब जेडीयू के वरिष्ठ नेता और एमएलसी खालिद अनवर ने करारा जवाब दिया है। जहां एक न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान खालिद अनवर ने साफ शब्दों में कहा कि बिना नीतीश कुमार के बीजेपी का बिहार में कोई भी औचित्य या फिर अस्तित्व नहीं है। जहां खालिद अनवर ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को बरबोला नेता बताया है। उन्होंने कहा कि ये लोग अपनी कुर्सी राजनीति चमकाने के लिए उल्टे सीधे बयान देते हैं। बिना नीतीश कुमार ये लोग कुछ भी नहीं है। बीजेपी के जो लोग उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं उन पर बीजेपी खुद कार्रवाई करेगी। आगे उन्होंने कहा है कि बीजेपी के जो नेता ये नहीं बोल पा रहे हैं कि दोबारा सरकार बनने पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, वो बेईमान कर रहे हैं। जहां वैसे नेताओं को उन्हें अपनी सीट को जितना मुश्किल वैसे नेताओं को अपनी ही सीट को जितना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में विजय कुमार सिन्हा ने अपने बयान में कहा था कि मिशन अभी अधूरा है। जब बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार होगी तभी अटल के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हालांकि बाद में विजय कुमार सिन्हा ने इस पर सफाई दी है। जब विजय कुमार सिन्हा के इसी बयान के बाद बिहार में सियासी हलचल शुरू हो गई है। इसके बाद अब जेडीयू नेता खालिद अनवर ने एक तरह से करारा जवाब देते हुए बता दिया है कि नीतीश कुमार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सीधे तौर पर उन्होंने विजय सिन्हा पर पलटवार किया है।
बिहार की राजधानी पटना में आयोजित भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में लोक गायिका देवी के द्वारा महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम पर मचे बवाल को कांग्रेस ने गंभीर बता दिया है। यह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि भाजपा के द्वारा फैलाए गए सांप्रदायिकता के जहर के विकराल रूप का उदाहरण है। देश सहित बिहार में अराजक तत्वों का आगमन हो चुका है, जिनमें भाईचारे और फिर सामाजिक समरता की रत्ती भर भी समझ नहीं है। ऐसे अराजक तत्वों का देश में हावी होने हमें ये संकेत देता है कि देश को बर्बाद करने पर भाजपा और फिर उनके कार्यकर्ताओं में धर्म विशेष के प्रति इतनी नफरत भर गई है कि आने वाली पीढ़ियों को ये लोग वैमनस्यता की अंधेरे दौर में झकझोर करके बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सदन के भीतर ये अराजक तत्व अम्बेडकर और फिर सदन के बाहर राष्ट्रपिता को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अविलंब उन नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए जिनके उपस्थिति में ये हुआ है। इन नेताओं में जरा सी भी नैतिकता नहीं बची है कि बिहार की बेटी और फिर कलाकारों को अपना सांप्रदायिक सोच से बाहर रखें। जब बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि खुद सोचिए कि मनोरंजन के लिए कलाकार। दोस्तों, बिहार पुलिस के 101 डीएसपी का तबादला हो गया है। बिहार के अलग अलग जिलों में पिछले कुछ सालों से तैनात अधिकारियों को पटना में अपराध अनुसंधान विभाग और फिर निगरानी विभाग में पोस्टिंग की गई है। आपको बता दें कि खबर के अनुसार जिन डीएसपी के पोस्टिंग अपराध अनुसंधान विभाग और फिर निगरानी विभाग में की गई है, खबर के अनुसार कई डीएसपी के पोस्टिंग अपराध अनुसंधान विभाग और निगरानी विभाग में की गई है, जबकि कई लोगों का डीएसपी एसटीएफ के रूप में तबादला किया गया है। बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ। इसको लेकर के विपक्षी नेता राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपने नाकामी पीछे छिपाने के लिए युवाओं पर लाठीचार्ज करा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि मैंने संसद में कहा था कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा कटवाया गया था, उसी तरह पेपर लीक करवा करके युवाओं का अंगूठा काटा जाता है। इसका ताज़ा उदाहरण बिहार है। बीपीएससी अभ्यर्थी पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और फिर एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन एनडीए की सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उल्टा छात्रों पर ही लाठीचार्ज करवा रही है। ये बेहद शर्मनाक और फिर निंदनीय है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उनके साथ हैं और फिर उन्हें न्याय दिलाने की लड़ेंगे। वहीं पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और फिर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव सहित विपक्षी नेताओं ने भी पुलिस कार्रवाई की निंदा की है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पुलिस को प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। जो किया गया है वह गलत था। लालू ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत बात है। धंधेबाज सुधरने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ तक कि अब धान की बोरियों में छुपा करके शराब लाई जाती है। जी मामला बिहार के मधुबनी जिला का है। मधुबनी जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के केवटपट्टी गांव में दिन दहाड़े शराब की तस्करी का मामला सामने आया है। उत्पाद विभाग की त्वरित कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है और फिर एक मुंशी और एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। जी 135 कार्टून शराब पुलिस ने बरामद किया है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान राहुल कुमार पासवान और लीला देवी, जबकि मुख्य आरोपी इंदल शाह मौके से फरार हो गया है। दोस्तों, बिहार में इन दिनों एक बार फिर से जबरिया जोड़ी का चलन पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जबरदस्ती पकड़वा विवाह। ऐसे में अब एक ताज़ा मामला बिहार के बांका से निकल करके सामने आया है, जहां पर एक नाबालिग लड़की की मांग में जबरन सिंदूर डाले जाने का मामला सामने आया है। ये वारदात बांका जिले की है, जब बताया जा रहा है कि बंजवारा थाना क्षेत्र के सिरादे गाँव में एक नाबालिग लड़की के मांग में उसी टोले के एक नाबालिग लड़के के द्वारा मांग में जबरदस्ती सिंदूर भर दिया गया। मामले को लेकर के लड़की पक्ष के द्वारा आवेदन देकर के शिकायत की है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले बिहार के 4,915 निजी यानी कि प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। जहां आरटीआई के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले इन स्कूलों पर शिक्षा मंत्रालय ने कार्रवाई का आदेश दे दिया है। साथ ही कार्रवाई के बाद बिहार राज्य शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इसका यूडाइस कोड रद्द होगा। यह मंत्रालय की ओर से यूडाइस प्लस 2023-24 की रिपोर्ट से इन स्कूलों की पहचान हुई है।
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए हैं। जब उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत कर रहे थे, उनसे सवाल किया गया है कि बिहार में 24 घंटे में 7 लोगों की जान गई है, यानी कि जो जान ली गई है। इन पर पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी समाप्त करने पर तुल गई है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। सांसद पप्पू यादव पटना के गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर पहुंचे थे। पप्पू यादव ने कहा है कि जैसे अन्य सहयोगी दलों को बीजेपी ने समाप्त किया है, वैसे ही नीतीश कुमार को खत्म करेगी। एक सवाल के जवाब में ही उन्होंने कहा है कि नीतीश के साथ जो 4 चंडाल चौकड़ी है, वे नीतीश को महागठबंधन में नहीं आने देंगे। जहाँ दूसरी ओर 17वीं बीपीएससी को लेकर के पप्पू यादव ने कहा है कि पूरी परीक्षा रद्द हो, हर सेंटर से सीसीटीवी फुटेज की जांच हो, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। राहुल गांधी इन अभ्यर्थियों का समर्थन करे, बीपीएससी लिपापोती कर रहा है। दूसरी ओर धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा है कि जब तक पूरी परीक्षा रद्द नहीं होगी, हम लोगों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। पूरे बिहार में परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा को रद्द कर दिया गया, ये हमें मंजूर नहीं है। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के विभाग में इंजीनियरों ने खजाना लुटवा दिया है, जहाँ कई फर्जी पत्रों के माध्यम से सरकारी खजाना लुटवाया गया है। यूं कहें कि चारा घोटाले की तर्ज पर, यानी कि चारा घोटाले की तरह ही पथ निर्माण विभाग के एक प्रमंडल से करोड़ों करोड़ की अवैध निकासी हुई है। जब पूर्व कार्यपालक अभियंताओं ने सरकारी खजाना लुटवाया है, जहाँ वर्तमान कार्यपालक अभियंता ने पूरे खेल का खुलासा किया है। अब वर्तमान कार्यपालक अभियंता बड़े घोटाले को पचाने में जुटे हुए हैं, जहाँ ऐसा लग रहा है कि मानव वर्तमान कार्यपालक अभियंता ने भी घोटाले रूपी गंगा में हाथ धोया हो। दोस्तों, पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर बिहार का सियासी पारा गर्म हो गया, जब विपक्ष के तरफ से लगातार इसको लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे में अब बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार को मानसिक रूप से बीमार लोग चला रहे हैं, उन्हें खोज खबर नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी ने बिहार में गुंडागर्दी की सीमा पार कर दी है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री खुद को जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण का चेला बताते हैं, लेकिन छात्रों के लोकतांत्रिक विरोध से उन्हें नफरत है। उन्होंने एनडीए के नेताओं को स्वार्थी करार दिया है। जब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए हैं। उन्होंने पटना में हुए बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के कई वीडियो शेयर किए हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर भड़कते हुए कहा है कि चंद माह पहले तक एनडीए के नेता नीतीश कुमार को किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित बता करके उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ बताते नहीं थकते थे। अब वही बीजेपी, एलजेपी और फिर हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के नेता उनके तानाशाही निर्णयों को विरोधार्य करके बीपीएससी परीक्षार्थियों को पुलिस से पिटवा करके इसे उच्च ठहरा रहे हैं। दोस्तों, बिहार में जमीन माफिया और फिर बेनामी संपत्ति मालिकों पर बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। अब इन लोगों पर आयकर विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभाग ने ऐसे लोगों की सूची तैयार की है, लिस्ट तैयार की है, जिनके पास बेनामी संपत्ति है और फिर भू माफिया है। अब इन्हें नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद संबंधितों को बताना होगा कि उन्होंने कहाँ और किस स्रोत से उस संपत्ति को प्राप्त किया है। जहाँ संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। जानकारी के मुताबिक आयकर निदेशालय के खुफिया और आपराधिक जांच विभाग ने इसे लेकर के एक डेटा तैयार किया है। इसमें दरभंगा सहित फारबिसगंज, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और किशनगंज के अलावा झारखंड के कई शहरों का डेटा है। दोस्तों, दिसंबर का महीना लगभग खत्म होने वाला है। जैसे में बिहार में अब तक कड़ाके की ठंड नहीं पड़ रही है। हालांकि पटना के आसपास के इलाकों में हल्के दर्जे का कोहरा छाया रहा। जब सुबह के वक्त लोगों को हल्के ठंड का एहसास हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नहीं आने के कारण बिहार में ठंड का विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि इस साल के अंत में और फिर नए साल के आरंभ में तापमान में भारी गिरावट की संभावना है। आपको बता दूं कि बिहार के उत्तर पूर्व भागों के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार और फिर दक्षिण पूर्व भागों के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और फिर खगड़िया में सुबह के समय घने कोहरे को लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जब 28 और 29 दिसंबर को दक्षिण पश्चिमी भागों के बक्सर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में हल्की वर्षा की संभावना है। अगले 48 घंटे के दौरान रात्रि तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। दोस्तों, गुड़ खाने में मीठा होता है और फिर ये खाने में भी स्वादिष्ट लगता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसके फायदे को नहीं जानते हैं। गुड़ खाने से बहुत से फायदे होते हैं। यदि आप ठंड के मौसम में गुड़ का सेवन करते हैं तो फिर आपका शरीर का संतुलन अच्छा बना रहता है। तो चलिए जानते हैं
कि सोने से पहले गुड़ खा करके एक गिलास गर्म पानी पीने से कौन कौन से रोग खत्म हो जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेट से जुड़ी हुई समस्या। जहाँ सोने से पहले एक टुकड़ा गुड़ खा करके ऊपर से गर्म पानी पीने से पेट से जुड़ी हुई परेशानी दूर हो जाती है। जहाँ आपका सुबह के समय पेट साफ नहीं होता है, कब्ज की शिकायत रहती है, तो फिर ऐसे में आप इस उपाय को जरूर अपना। वहीं पर पेट को अंदर करने के लिए है। जी आपको बता दूं कि आपका पेट अगर लटक रहा है, बाहर है, पेट निकला हुआ है और आप इसे अंदर करना चाहते हैं, तो फिर रात को दो टुकड़े गुड़ खा करके ऊपर से गर्म पानी पी ले। आपको बता दूं कि गुड़ के अंदर पोटेशियम, विटामिन B1, B6, विटामिन C और फिर मैग्नीशियम होता है, जो कि एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करने में काफी मदद करता है। वहीं पर तीसरा नंबर पर बात करेंगे अनिद्रा की समस्या को दूर करने के लिए। जहाँ रात के समय सोने पर बेचैनी महसूस होती है और नींद नहीं आती है, तो फिर ऐसे में आप गर्म पानी के साथ 1-2 टुकड़े गुड़ के खाएं। यह गुड़ के अंदर की मौजूद एंटी डिप्रेसेंट गुण तनाव को गहरी नींद दिलाने में मदद करता है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए से चल रही नाराजगी की खबर के बीच आरजेडी ने बीजेपी को चुनौती दी है। आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने कहा कि हिम्मत है तो फिर ऐलान करो कि सीएम नीतीश कुमार ही अगली बार भी एनडीए की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं पर आरजेडी की चुनौती पर बीजेपी का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। बीजेपी विधायक संजय कुमार सिंह ने कहा कि चुनाव बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। जब विधायक दल का नेता चुनने का काम चुनाव के बाद ही होगा, जब पहले ही सीएम तय नहीं होता है। जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा वह सीएम के तौर पर शपथ लेगा। जय नीतीश के नेतृत्व में लड़ना है, ये तय है। आरजेडी अपनी चिंता करें। वहीं पर जेडीयू कोटे के मंत्री रत्नेश सदा बीजेपी के बयान से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। दोस्तों, बिहार के भोजपुर जिले में एक फर्जी दारोगा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फर्जी दारोगा थाने में जाकर के रौब झाड़ रहा था और फिर लोगों को धमका रहा था। जब वो आरा के बिहिया थाना पहुंचा और फिर लोगों को धमका रहा था, जब पुलिस ने पूछताछ की तो फिर उसका भंडाफोड़ हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके उसकी वर्दी, बेल्ट, बैच और टोपी बरामद की है। बिहिया थाना पुलिस की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गिरफ्तार फर्जी दारोगा गरहनी थाना क्षेत्र के मधुरा गाँव निवासी अनिल सिंह का पुत्र राकेश कुमार सिंह है। वे करीब 1.5 साल से रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र के जमुआ गांव में अपना डेरा जमाए हुए थे और लोगों को धमका चमका करके पैसे ऐंठ रहा था। दोस्तों, बिहार के एक बच्चे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे, क्योंकि उन बच्चे का नाम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बालक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। ये वीर बालक शेखपुरा जिला के शेखपुरा सराय प्रखंड के अंतर्गत बेलाव पंचायत के किशनपुर गांव निवासी पिंटू राउत का पुत्र सौरभ कुमार है। ये पुरस्कार उन्हें 26 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में वीर बालक दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अब सवाल है कि आखिर सौरभ कुमार ने क्या ऐसा कर दिया है। तो आपको बता दूं कि सौरभ इसी साल अपने गांव के तालाब में डूब रहे 3 बच्चों की अपनी जान जोखिम में डाल करके जान बचाई थी। इस कार्य के लिए उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बालक सौरभ की बहादुरी की जानकारी मिलते ही 10 अगस्त को जिला बाल संरक्षण इकाई के सामाजिक कार्यकर्ता श्रीनिवास अपने कार्यालय में बुला करके उसे पुरस्कृत एवं सम्मानित किया। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बाल पुरस्कार के लिए उन्हें उनके नाम की अनुशंसा की थी। बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी की 17वीं परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब कई अभ्यर्थियों की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आनंद फानन में पीएमसीएच में एडमिट कराया गया। अभ्यर्थियों की सूचना मिलने पर खान सर, जो कि जिनका नाम फैसल खान है, खान सर अस्पताल उनसे मिलने पहुंचे, जो कि फेमस टीचर है खान सर। अभ्यर्थियों से मिलने के बाद खान सर ने कहा कि ये लोग 4-5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और कोई इनके बारे में नहीं पूछ रहा है। खान सर ने कहा कि भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों की स्थिति अब गंभीर हो गई है। जब चेस्ट में इन्फेक्शन तक फैल गया है, जब किडनी फंक्शन रिपोर्ट नेगेटिव है, जहां हमें इन लोगों का हिम्मत बढ़ाना है। भूख हड़ताल पर बैठे इन छात्रों के बारे में आयोग को सोचना चाहिए। हमने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। जहां जहां परीक्षा हुई है वहां का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाए। जिस पर शक है उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए। जरूरत पड़ी तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आयोग और सरकार को समझाना हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ पर 4-5 लोग बेहद गंभीर हालात में हैं और फिर आईसीयू में भर्ती है।
दोस्तों, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर के पानी की तरह पैसे बहाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। वे जिलों में जाकर के धरातल पर हुए विकास संबंधित कार्यों योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं। लेकिन ये सब मैनेज है। वास्तविकता यही है कि सब कुछ कागज पर चल रहा है, धरातल पर नहीं। आपको बता दूं कि मोतिहारी में सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा खत्म हो गई है। 25 दिसंबर को वे केसरिया, सुगोली और फिर मोतिहारी में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिखाने के लिए केसरिया के सुंदरापुर पंचायत और फिर सुगोली के सुगांव पंचायत में कई योजनाओं को चकाचक बनाया गया था। या दूसरी तरफ केसरिया से सटे कोटवा पंचायत के एक विद्यालय का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल तस्वीर में शौचालय से सटे बरामदे में बच्चों के लिए एमटीएम का खाना बना करके रखा गया है। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि स्कूल में वर्षों से बच्चे के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन न कभी अधिकारी की नजर पड़ी और न ही जनप्रतिनिधियों। वायरल फोटो देखने के बाद विकास का दावे की सच्चाई का पता चल रहा है, जहाँ लोग ये कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि वह विकास। वायरल फोटो उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोपी छपरा कोटवा का बताया जा रहा है। दोस्तों, बिहार में मोबाइल फोन की झपटमारी और चोरी करने वाले गिरोह के तार नेपाल तक जुड़े हुए हैं। जहाँ चोरी किए गए मोबाइल फोन भागलपुर भेजे जाते हैं, जहां इन मोबाइल का सॉफ्टवेयर बदल दिया जाता है। सॉफ्टवेयर बदलने के बाद उस फोन को नेपाल भेज दिया जाता है, जहां इसकी डिमांड होती है। हाल ही में पूर्णिया में मोबाइल झपटमारी करने वाले गिरोह के 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो फिर उन्होंने पुलिस को बताया है कि गिरोह किस तरह काम करता है। भागलपुर में भी सॉफ्टवेयर बदलने वालों की खोज पुलिस कर रही है, जबकि खुलासा हुआ है कि इन मोबाइल चोरी से ये अपराध धन कुबेर बनते हैं। जब पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र से पकड़ाए गए मोबाइल झपट्टामारों ने पुलिस को बताया है कि वे लोगों से उनका मोबाइल फोन छीन करके भागलपुर भेज देते थे, जहाँ उनका सरगना भागलपुर में ही रहता है और छीने गए मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर ही बदल दिया जाता है। जब भागलपुर में इन मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर बदल दिया जाता है, जिससे पुलिस के लिए भी इन फोन को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद फोन को नेपाल में बेच दिया जाता है। वहीं पर भागलपुर में सॉफ्टवेयर बदलने वाले गिरोह भी पुलिस के रडार पर हैं। उनकी गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है।